Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin once again in the daily agri dose few minutes facts. तो डियर, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फ्यू मिनट्स फैक्ट्स में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बार कवर नहीं किया जाता, तो उसी को आज हम कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं। पहली चीज है क्या, ये एक ऐसी मैट्रिक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर कि हाउ मच नेचर वी हैव एंड हाउ मच नेचर वी यूज, कि कितनी प्रकृति हमारे पास है और कितना उस प्रकृति का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मेजर करने के लिए एक मैट्रिक है आपकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो क्या करता है, इट मेजर्स, व्हाट डज इट डू, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। ये अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस को मेजर कर रहा है ह्यूमंस रिक्वायर फ्रॉम द एनवायरमेंट टू सपोर्ट देयर लाइफस्टाइल और बिजनेसेस, कि मतलब उन रिसोर्सेस को यहाँ पर मेजर किया जा रहा है जो कि इंसानों को रिक्वायर्ड हैं, चाहिए फ्रॉम द एनवायरमेंट, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को, अपने बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकें। तो इसका की आइडिया क्या है बेटा, कि इससे हमें अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, तो इससे पता चलता है इट शोज द प्रेशर पुट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक तो ये पता चल जाएगा कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, एंड हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द सस्टेनेबिलिटी, कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में सस्टेनेबिलिटी कितनी है, उसको भी कैलकुलेट करने में आपके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मदद करते हैं। राइट, तो बेसिकली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर्स। तो किस में हम इसको करते हैं, वी यूज इन ग्लोबल हेक्टेयर्स, सो विच आर स्टैंडर्डाइज यूनिट्स फॉर बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड। तो इसको चलिए अब अच्छे से और समझते हैं कि एक्चुअली में आपका जब हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को कैसे, मतलब या ये जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स है एक्चुअली में मेजर क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज यहां पे ध्यान रखनी है आपको, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स है इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड। एक तो जो बायोलॉजिकली जो प्रोडक्टिव लैंड है वो कितना है, इवन द सी, अब हम पानी की भी बात करेंगे लैंड के साथ साथ। तो इट मेजर्स कि बायोलॉजिकली एक्टिव लैंड कितना है अर्थ पे, या एक पर्टिकुलर जहां का भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देन सी एरिया कितना है, an individual, a region, or all of the humanity or a human activity that compete for biologically productive space। तो इसका मतलब अगर हम हिंदी में समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि पारिस्थितिक पारिस्थितिक पद चिन्ह किसी व्यक्ति, क्षेत्र, समस्त मानवता या किसी मानवीय गतिविधि द्वारा जैविक रूप से उत्पादक भूमि और समुद्री क्षेत्र की उस मात्रा को मापता है जो जैविक रूप से उत्पादक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इंग्लिश में भी क्लियर हुआ होगा और हिंदी में भी क्लियर होगा। तो इसका मतलब है, चलिए अच्छे से समझते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या, अभी भी बहुत सारे बच्चों को क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि एक्चुअली में हम मेजर क्या कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम मेजर कर रहे हैं आपके बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड, तो इसमें हम क्या क्या लेके चल रहे हैं। पहली चीज तो इसमें लेके चल रहे हैं जो आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका मतलब है दिस इंक्लूड्स producing renewable resources which accommodate urban infrastructure, roads, breaking down or absorbing waste products, particularly carbon dioxide emissions from the fossil fuels। तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, इसमें नवीकरणीय संसाधनों का उत्पादन, शहरी बुनियादी ढांचे और सड़कों का निर्माण और अपशिष्ट उत्पादों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को विघटित या अवशेषित करना शामिल है। राइट, दूसरी चीज जो आपके फुटप्रिंट है उनको फिर हम कंपेयर करते हैं
कैसे कंपेयर, क्या कंपेयर करते हैं? द फुटप्रिंट देन कैन बी कंपेयर टू हाउ मच लैंड एंड सी एरिया इज अवेलेबल। तो फिर पश्चिम की तुलना उपलब्ध भूमि और समुद्री क्षेत्र से की जा सकती है, राइट? तो इसका मतलब है कि जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड है आपके, या जो सी है, उसमें हम क्या क्या कंसीडर करके चलते हैं? आपका क्रॉप लैंड, आपके फॉरेस्ट एरियाज, आपके फिशिंग ग्राउंड्स, आपके डेजर्ट्स को, आपके ग्लेशियर्स को और आपके ओपन ओशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, याद रखेंगे, है ना? तो जो जैविक रूप से उत्पादक भूमि और समुद्र में कौन कौन सी चीजें? कृषि भूमि, वन और मछली पकड़ने के मैदान शामिल हैं, और इसमें रेगिस्तान, ग्लेशियर और खुला महासागर शामिल नहीं है। ये याद रखना है आपको। तो कभी कभार आपके स्टेटमेंट्स पे पूछ सकता है कि एक्चुअल में फुटप्रिंट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड में क्या क्या इंक्लूड किया गया है और सी में क्या इंक्लूड किया गया है, राइट? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। कभी कभार अगर आप ARS मेंस देते हैं तो उसमें भी 5 मार्क्स में इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। तो जो ये कॉन्सेप्ट था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का बेटा, इट वाज डेवलप्ड बाय कैनेडियन इकोलॉजिस्ट। एक कैनेडियन इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था? विलियम रीस। तो हमेशा याद रखना है कि इट वाज गिवन बाय द कैनेडियन इकोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम रीस, ठीक है ना? विलहेल्म रीस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से बिलोंग करते थे। और इनके साथ साथ किसको क्रेडिट दिया जाता है? इन्हीं के एक PhD स्टूडेंट को जिनका नाम था मैथिस वैकरनैगल। तो आपको दो नाम याद रखने हैं जैसे इसकी फोटोज में भी दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज द विलियम रीस और फिर उन्हीं के PhD स्टूडेंट मैथिस वैकरनैगल। ये दोनों आपका क्रेडिट जाता है फुटप्रिंट्स का। तो जो रीस थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो आइडिया था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का वो आर्टिकुलेट किया था 1990 में। तो कब आर्टिकुलेटेड हुआ? 1990 में आर्टिकुलेट हुआ। और उस समय पर इन्होंने इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ना कहते हुए क्या बोला था? दे कॉल्ड इट एप्रोप्रिएटेड कैरिंग कैपेसिटी। तो इन्होंने क्या बोला? एप्रोप्रिएटेड कैरिंग कैपेसिटी नाम दिया। फिर इसको रीनेम किया गया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स में। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? फिर इनका पब्लिकेशन जो है इनसे रिलेटेड, एक तो है आर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, आर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिड्यूसिंग ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द अर्थ। तो ये 1995 में आया, ठीक है ना? तो इस बुक के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा वाइडली एक्सेसिबल किया गया। फिर एक नई इंट्रोडक्शन दी गई, एक और इनकी बुक आई 2019 में, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैनेजिंग आवर बायो कैपेसिटी बजट, ठीक है? तो इसका मतलब है वी कैन से दैट विलियम रीस एंड मैथिस वैकरनैगल दे आर क्रेडिटेड विद गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। तो आपको यहां से याद रखना है इनकी पब्लिकेशन के नाम्स, ठीक है ना, और इनके खुद के नाम। और पहले इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को एप्रोप्रिएटेड कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता था, राइट? देन मूविंग ऑन, हाउ इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेटेड? तो बेटा देखो दो साइड हैं इसमें। जब हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स आपका कैलकुलेट करते हैं, एक है डिमांड वाली साइड और एक है सप्लाई वाली साइड। तो जब डिमांड वाली साइड की बात करते हैं तो हम क्या क्या इसमें इंक्लूड करते हैं? इट इंक्लूड्स द एरियाज नीडेड फॉर फूड, कि वो एरिया जो कि फूड, फाइबर, आपका लाइव स्टॉक, फिशिंग, टिम्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इवन वो एरिया जहां पर आपका वेस्ट एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना, स्पेशली कार्बन एमिशन, ये सारे एरियाज आपके डिमांड साइड पे आएंगे। कौन कौन से एरियाज? वो एरियाज जो आपको चाहिए, आपकी ह्यूमंस को चाहिए फॉर फूड, है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, फाइबर, लाइव स्टॉक, फिशिंग, टिम्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एब्जॉर्बिंग द वेस्ट। ये तो डिमांड वाली साइड है। अब सप्लाई वाली साइड पे कौन सा आएंगे? आपका बायो कैपेसिटी की पहले बात करते हैं कि योर कैपेसिटी, द बायो कैपेसिटी शोज हाउ मच नेचर कैन प्रोवाइड एंड एब्जॉर्ब इंक्लूडिंग क्रॉपलैंड, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट, फिशरीज एंड अर्बन एरियाज। तो सप्लाई साइड में कौन कौन से हैं आपके? क्रॉपलैंड, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट, फिशरीज एंड अर्बन एरियाज। तो इसका अब यहां पर बायो कैपेसिटी की बात हो रही है। तो बायो कैपेसिटी का मतलब है कि हाउ मच नेचर कैन प्रोवाइड, कि कितना आपका नेचर प्रोवाइड कर सकता है और कितना आपका वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट शोज द बायो कैपेसिटी। तो अब याद रखिए दो चीजें हो गई हैं,
अगर किसी पॉपुलेशन की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कर जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं उस रीजन की बायो कैपेसिटी से, तो यहां पर मैं EF से डिनोट कर देता हूं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को। अगर किसी पॉपुलेशन के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या कर जा रहे हैं, एक्सीड कर जा रहे हैं, ज्यादा हो जा रहे हैं, किससे, बायो कैपेसिटी से, मतलब जितना आपका नेचर प्रोड्यूस करवा सकता है, अब उससे ज्यादा डिमांड है आपकी, जितना सप्लाई नहीं कर सकता आपका नेचर, आप उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हो, तो इसका मतलब है यहां पर फिर क्या होगा, इस केस में आपकी बायो कैपेसिटी डेफिसिट हो जाएगी, बायो कैपेसिटी डेफिसिट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डेफिसिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डेफिसिट। और उल्टा हो जाए अगर आपका, इसका मतलब है कि अगर बायो कैपेसिटी आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, सो अगर किसी रीजन की बायो कैपेसिटी एक्सीड करती है उसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से, तो देन इट इज नोन एज बायो कैपेसिटी रिजर्व। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज बायो कैपेसिटी रिजर्व, सो विच इज एन इंडिकेटर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि इस रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या सस्टेनेबल यूज हो रहा है आपके नेचर का। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि कैसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, सिंपल सी बात है। तो इस मींस अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज्यादा है बायो कैपेसिटी से, तो वहां पे डेफिसिट आ जाएगा, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डेफिसिट। और उल्टा होता है, अगर बायो कैपेसिटी ज्यादा है किसी रीजन की एज कंपेयर टू द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, तो हम कहेंगे कि ये बायो कैपेसिटी रिजर्व है, वहां पर सस्टेनेबल चीजें हो रही हैं आपकी, राइट। देन मूविंग ऑन, ये कुछ बेटा कंट्रीज है जो आपको याद रखना है, ग्लोबल हेक्टर्स पर कैपिटा, उसमें अगर हम रैंकिंग करें आपकी डिफरेंट कंट्रीज की, तो नंबर 1 पे आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सेकंड नंबर पे कतर है, थर्ड पे आपका बहरीन, देन डेनमार्क, फिफ्थ नंबर पे बेल्जियम, देन आपका यूनाइटेड स्टेट्स, देन एस्टोनिया, देन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड आइसलैंड। So these are the top 10 countries as with respect to ecological footprints. तो यहाँ पे जो ecological footprints है वो per capita लिए गए हैं, right? Total footprints की बात नहीं हो रही है पूरे country की. So it is the global hectare per capita, right? ये याद रखना है आपको. Then moving on, कुछ facts हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? Then we'll be ending this session. तो अर्थ ओवरशूट डे जो कि 2025 में कब मनाया गया, जुलाई 24, एंड तो ये याद रखना है आपको कि अर्थ ओवरशूट डे आपका मनाया गया 2025 में जुलाई 24 को, ठीक है। तो ये ऐसा डे है जो कि बताता है कि द डेट ह्यूमैनिटी एग्जॉट्स द नेचर्स ईयरली रिसोर्सेज, जो कि आपको बताता है कि ये दिन आपको बताता है कि ह्यूमैनिटी ने एग्जॉस्ट कर लिया है नेचर्स के ईयरली रिसोर्सेस को, राइट। अब हमेशा याद रखना ये जो अर्थ ओवरशूट डे है इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है ना, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, नॉट इन दिस सेशन, इन दी अनदर सेशन, राइट। सो करेंटली जो हमारी रिसोर्सेज हैं जो हम यूज कर रहे हैं, वी यूज रिसोर्सेज 80% फास्टर देन बट वी कैन रीजनरेट। तो कितना ज्यादा ये आपका अलार्मिंग सिचुएशन है कि 80% जो आपकी रिसोर्सेज या हमारी रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग देम 80% फास्टर देन दे कैन रीजनरेट। तो इसका मतलब है विच इज इक्वलिंग टू 1.8 अर्थ्स, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जितना हम डिमांड कर रहे हैं अभी, उसको सप्लाई करने के लिए आपको एक अर्थ नहीं 1.8 अर्थ की जरूरत होगी। तो हम कितना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हम कितना ज्यादा बायो कैपेसिटी से ज्यादा एग्जॉस्ट करा दे रहे हैं, मतलब हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो काफी ज्यादा, तो वी आर इन द डेफिसिट, राइट। सो इंडियन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है ना, वो आपके 2001 में कितने थे, इट वाज 66.13 टेराग्राम, ठीक है ना। लेकिन 2024 में ये कितने हो गए हैं, 141.88 टेराग्राम, याद रखना है आपको। तो कितना बढ़ गया है, फ्रॉम 66.13 टेराग्राम टू 141.88 टेराग्राम इन 2024. So it is mainly covering
कहाँ से आपका ये आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजर, राइस, लाइव स्टॉक एंड योर बर्निंग रेसिड्यूज। यहां से आपका ये कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, राइट? एंड देन द लास्ट, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की बात करें, सो एग्रीकल्चर कॉजेज 26% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो ग्लोबली अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर अकाउंट्स 26%, 26% आपका उसका शेयर है in the global greenhouse gas emission, and it accounts 80% for global deforestation and biodiversity loss। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, अगर वो बैड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं जो कि बहुत जगह पर होती हैं, तो दैट इज व्हाई इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द ग्लोबल डिफॉरेस्ट्रेशन। पेड़ काट दिए जाते हैं आपके, राइट? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है ना? आप देख भी रहे हैं जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं, ठीक है ना? इवन आप कभी रियलाइज करें व्हेन यू नो विजिट एनी ऑर्चर्ड, तो सपोज करिए आज आप वहां पर गए, आपको दिख रहे हैं बहुत हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, मे बी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ आपको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना? या फिर कभी कभार हम जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हो तो सिर्फ क्रॉप लैंड की बात नहीं होती है, वहां पर एलाइड जो आपके यूनिट्स होती हैं, कभी पोल्ट्री फार्म हो गए, कभी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जिसके लिए आपके डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा हो। और व्हेन there is deforestation, certainly there is a loss of biodiversity as well. Okay, so this is all about in the ecological footprints. And last slide मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं आपके साथ, अर्थ ओवरशूट डे 2025। तो ये एक्चुअली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है अर्थ ओवरशूट डे का, इसके बारे में भी चंदा चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट एग्री डोज, ठीक है ना? बहुत ही मतलब कहते हैं ना फैसिनेटिंग फैक्ट है कैसे ये अर्थ ओवरशूट डे है। इसका कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है, हर साल ये अलग अलग डेट पर पड़ता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करेंगे। टिल देन आई टेक योर एड्यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।